ठीक हो बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले वही होमवर्क वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों मुझे बताएं, फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो जो भी मैंने दिया हो, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत बच्चों, ठीक है ना? ओके बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। और देखो बच्चों 34, ठीक है, देखते हैं बच्चों। सेकेंड एक्सरसाइज में 25, ओके बच्चों, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड दिस मूविंग विद दिस ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बम्प ओ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर। तो बच्चों जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 प्रॉब्लम बताए, तो ये एक तरीके से टाइप 2 प्रॉब्लम माना जाएगा। टाइप 2 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हिंज होता है। तो यहाँ मान लो जैसे ये वाला जो है वो लेट से अभी v0 स्पीड से जा रहा है, बाद में डेटा हम पुट कर देंगे, और ये क्यूबिकल है तो साइड ए। तो बच्चों वो जब यहाँ इस बम्प से टकराएगा, तो जैसे मान लो कोई चीज़ बच्चों ऐसे दौड़ती हुई आ रही है, अचानक इससे टकरा के यूँ पलट जाएगी, तो वो इसके अबाउट क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। तो इसके अबाउट ये एक्चुअल में रोटेट कर जाएगी। तो बच्चों अब एल इनिशियल, एल फाइनल, तो इसके अबाउट पहले ये केवल चल रहा है, तो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। बाद में बच्चों वो इसके अबाउट ऐसे घूम जाएगा, तो आई ओमेगा। अब बच्चों क्यूब का इसके अबाउट होता है ma²/6 प्लस md², तो ma²/6 प्लस m, डिस्टेंस बच्चों a/√2, तो a/√2 का स्क्वायर, आई और ओमेगा, बस ओमेगा आ जाना चाहिए, समझ पाए ना? तो mvr इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब बच्चों हम 34 देखते हैं। यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, पार्टिकल m स्ट्राइक रॉड मिड पॉइंट इलास्टिकली, इफ पार्टिकल कम टू रेस्ट तब m/m निकालना है, ठीक है बच्चों? समझो ये जो मैंने टाइप 2 प्रॉब्लम बताया था, ये उसी कैटेगरी का प्रॉब्लम है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो डायग्राम बनाते हैं, एक टक्कर से पहले और एक टक्कर के बाद। तो टक्कर से पहले बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, और टक्कर के बाद ये सिचुएशन, ओमेगा, और ये रुक गया। बच्चों उस साइड की जगह इस साइड से मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ठीक लगता है और कुछ नहीं। ये मान लो कोई रफ्तार जो भी दी हो v से जा रहा है, ठीक है? इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब E1, ठीक है? तो बच्चों कैपिटल m/m बताना है अगर ये रुक जाता, तो इसमें बच्चों मैंने दो चीजें तुम्हें बताई। पहला, हिंज के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों पहले इसका mv L/2,
इसका 0, बाद में ये रुक गया 0, इसका आई ओमेगा, तो m l स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। अब बच्चों m नहीं, केवल l एक कट पाएगा और कुछ नहीं कट रहा है, तो ठीक है अभी ऐसा ही छोड़ते हैं, बाद में सोचेंगे। बोलो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत? फर्स्ट इक्वेशन ओके। अब सेकंड बच्चों है अपने पास 1 इक्वल टू V2, तो बच्चों ये है तुम्हारे पास U1, ये है U2, ये है V1 और ये है V2, दैट इज ओमेगा इंटू एल बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ओमेगा इंटू एल बाई टू। तो 1 इक्वल टू V2 माइनस V1, U1 माइनस U2, तो V इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू। अब V इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू, तो बच्चों यहां मैं ओमेगा एल की जगह 2 भी रख देता हूं, ओमेगा एल की जगह 2 भी रख देता हूं, तो एम वी एल बाई टू, एम एल बाई 3, ओमेगा एल की जगह 2v। अब बच्चों देखोगे एल कट गए, हमें कैपिटल एम बाई एम चाहिए, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो आंसर अपने पास आ जाना चाहिए 3/4। चेक करो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो इसमें, ठीक है ना? तो बच्चों अब मुझे बताओ, हाँ बोलो गौरव कुछ पूछ रहे हो? ठीक, सेकेंड एक्सरसाइज में कहीं कोई और दिक्कत लग रही हो? सेकेंड एक्सरसाइज में ठीक बच्चों, फिर शायद मैंने 4A से कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, तो 4A उसमें बच्चों जो भी दिया हो उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो? और देखो बच्चों कोई दिक्कत लग रही हो? हाँ बोलो बच्चों। 24 ठीक है, और बच्चों ठीक है ना? ठीक है, आओ बच्चों देखते हैं। फोर ए में 16, 12, 15, 16 ठीक है। Circular table rotating with angular velocity about its axis, there is a smooth groove on radial direction. Steel ball gently placed at distance 1 meter. ठीक है, all surfaces are smooth. If radius of table is 3 meter, the radial velocity of the ball with respect to the table at the time ball leave the table is this much. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, एक बार समझते हैं, एक बार मैं और रीड करता हूँ फिर डिस्कस करता हूँ। A circular table is rotating with an angular velocity omega about its axis. There is a smooth groove बच्चों ये मुझे सर्कुलर मतलब रोटेशनल का नहीं लग रहा है, जहाँ तक बच्चों मुझे ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये जो ओमेगा है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे एक जो हम लगाते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, वो ना हो कि जो फिलहाल मुझे लग रहा है, बाकी सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा तो और चेक कर लेंगे, बट जो मुझे लग रहा है कि जो ये ओमेगा है वो किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट के थ्रू फिक्स रखा गया, फिर ये पार्टिकल ऐसे स्लाइड करते हुए जा रहा है, तो हमें वो स्पीड निकालनी है, ठीक है ना? तो रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड, तो बच्चों एक बार मैं इसे फिक्स मान के सॉल्व कर रहा हूँ, फिक्स मान के सॉल्व कर रहा हूँ कि ओमेगा अपना फिक्स है, अगर मैच नहीं करेगा तो फिर हम बाद में सोचेंगे, पर फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिक्स होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से बच्चों अगर मैं देखता हूँ, तो बच्चों टॉप व्यू अगर देखोगे तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो मान लो पार्टिकल के फ्रेम में अगर सॉल्व करते हैं तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर x, वो इसको यहाँ ले जाएगा, उसकी वजह से एक्सीलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर x। अब मुझे स्पीड पूछा है ना, तो एक्सीलरेशन होगा v dv बाई dx ओमेगा स्क्वायर x, तो v dv ओमेगा स्क्वायर x dx। जब बच्चों 1 है तो वेलोसिटी 0
और जब 3 है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो v स्क्वायर बाई 2 इस साइड आ गया, इस साइड बच्चों ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2 भी बाहर रख लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 8 4 2 रूट 2, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू 2 रूट 2, ओमेगा इंटू 2 रूट 2, तो x रूट 2 इन्होंने बोला है और ओमेगा भी साथ में ही है, तो ओमेगा तो अलग हो गया, रूट 2 भी अलग हो गया, x2 आना चाहिए, इन्होंने क्या दिया है। तो बच्चों ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में दो पैटर्न होते हैं, एक ये जब इधर पहुंच जाए तब ओमेगा बताओ, तो उस केस में हम I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 लगाते हैं, लेकिन ये वो वाला पैटर्न नहीं है, ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करो बच्चों कहीं भी इसमें दिक्कत लग रही हो। ठीक है, अब 18 देखते हैं फिर। कंसिडर यूनिफॉर्म रॉड M 4M लेंथ L पाइवट अबाउट सेंटर। ठीक है, मास M मूविंग विद वेलोसिटी, दिस 45 एंगल रॉड लॉन्ग एक्सिस कोलाइड with one of end and stick to it. The angular speed of rod mass system just after the collision. तो बच्चों स्पीड है शायद उसकी कहीं लिखी है, मास 4m है, स्पीड v है। ठीक है बच्चों देखो, बच्चों ये रॉड है, ये सेंटर पे ऐसे हिंज है, सेंटर पे ऐसे हिंज है, इस रॉड का मास 4m, इसकी लेंथ बच्चों कहीं दी है L होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो कुछ मिसप्रिंट है, तो L मान के चलते हैं। अब बच्चों कोई पार्टिकल v स्पीड से 45 से टकरा रहा, तो 45 का मतलब यहाँ v बाई रूट 2, यहाँ v बाई रूट 2 और चिपक के रह गया। बाद में अगर हम देखेंगे तो ये मान लो ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है, पार्टिकल यहाँ चिपक गए, तो फंडा बच्चों वही है, इसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों इसकी वजह से m, बच्चों ये स्पीड होगी v बाई रूट 2, v बाई रूट 2, तो इसकी वजह से तो कुछ आएगा नहीं, इसकी वजह से आएगा m v बाई रूट 2 L बाई 2 प्लस 0, बाद में दोनों एक हो गए, तो 4m L स्क्वायर बाई 12, ये तो रॉड का। अब पार्टिकल का m L बाई 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो बच्चों अब देखो m v L 2 रूट 2, इधर देखोगे तो ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 4, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। बच्चों m और l कट गए, ये 6 टाइम्स, तो 6v अपॉन 7 रूट 2, 6v अपॉन 7 रूट 2 या 3 रूट 2 अपॉन 7, 3 रूट 2 अपॉन 7 यानी कि ए ऑप्शन। आंसर बच्चों अपने पास क्या हो जाना चाहिए, ए। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। ठीक, अब फर्दर 18 तो ये हो गया, अब हम 24 पे आते हैं। 24 बच्चों देखो, सिलेंडर ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वो भी सब ठीक है, दैट इज टू अचीव स्पीड ऑफ दिस, पूछा क्या है, कुछ मिसिंग रह गया ऐसा लग रहा है, एक बार वापस रीड करते हैं। ए सॉलिड सिलेंडर लेंथ इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू मोशनलेस स्ट्रिंग एज शोन, द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल रेस्ट पोजीशन द सिलेंडर शुड बी अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग टू अचीव ए स्पीड। बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए कि 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, वो मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग है। इज दिस, तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं है, 2 रस्सी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया होगा, ये है, तो वो 1 रस्सी हो या 2 रस्सी हो वो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने शायद होलो सिलेंडर का करवाया था, 100% वैसा ही करना है, बस इन्होंने सॉलिड सिलेंडर लिया है, हम टी लेके सॉल्व कर रहे थे, उसकी जगह 2t ले लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2t इक्वल टू टी डैश मान लो। तो ये वही चीज़ है, बस ये कि इसमें डेटा मिसिंग है, तो जो हमने एक पैटर्न पढ़ा था 100% वैसा ही है, कुछ इसमें डेटा मिस है, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा।
हाँ हाँ, स्पीड नहीं दी है, बाकी कंसेप्ट बच्चे अगर कोई डाउट हो तो मैं वापस बता देता हूँ। बोलो कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक है ना बच्चों, चलें फिर आगे। ठीक है, ओके ये था 4A बच्चों। 4A में अभी कहीं कोई, ये 24 नंबर था ना? हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत? 27, ठीक है। ए मीटर स्केल is balanced on a knife edge at its center, ठीक है। सोचते हैं when two coins each of mass 10 gram are put on the top of the other at 10 centimeter mark, the scale is found to be balanced 40 centimeter mark. The mass of meter scale is found to be this, the value of this, ठीक है बच्चों समझो। ये क्लियर है ना? ठीक है। अब इन्होंने बच्चों क्या दिया है, जैसे मीटर स्केल, मीटर स्केल, ए मीटर स्केल नाइफ एट इट्स सेंटर, जो नाइफ की जगह फिंगर मार लो, ये मीटर स्केल है। तो बैलेंस करोगे तो 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगी। तो एक नॉर्मल सी मीटर स्केल होगी, वो कहाँ होगी? 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों मान लो इस पर एक सिक्का रख दिया, तो फिर थोड़ी बैलेंस होगी यहाँ पे, फिर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको दिया है कि 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है। तो अब समझो, जैसे यही मान लो मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर स्केल नाइफ, ठीक है। व्हेन टू कॉइन ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर पुट ऑन टॉप ऑफ द अदर एट 10 सेंटीमीटर मार्क, तो बच्चों शायद दोनों कॉइन ही 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखें। तो मान लो m मास यहाँ रख दिया है और ये है 10 सेंटीमीटर। अब स्केल 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, यानी कि जो नाइफ या फिंगर रख रहे हैं वो 40 पे रख रहे हैं, और इसका अपना जो mg लगेगा वो 50 पे लगेगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब बच्चों ये 40, ये 10, तो ये अपने पास कितना बचा? 30। ये 50, ये 40, तो ये कितना बचा? 10। अब इस पॉइंट के अबाउट बच्चों टॉर्क बैलेंस करता हूं, तो ये इधर, ये इधर, तो इसका टॉर्क mg इंटू 30, कैपिटल mg इंटू 10, तो m इक्वल टू 3m। हाँ वो m में रख देंगे 3। m अपने पास दोनों को मिला के हो जाएगा 20 ग्राम। एक का 10 ग्राम है तो दोनों को मिला के 20 ग्राम, क्योंकि दो कॉइन है तो दोनों का मिला के मास कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। तो 60 ग्राम आना चाहिए, उस हिसाब से 60 ग्राम 6 आंसर होना चाहिए। देखो क्या दिया है, समझ गए ना क्या किया है? और बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दुविधा लग रही है? ठीक है ना? ओके ओके अब बच्चों जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। पहला टाइप था आई ओमेगा कांस्टेंट या I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब उस टाइप में बच्चों हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए। टाइप 2 में बच्चों हमने डिस्कस किया था जब हिंज हो, तो हिंज में जनरली क्या करोगे? हिंज के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जरूरत पड़े तो एक ही इक्वेशन, ठीक है ना? ओके अब बच्चों हम इसी में थोड़े इम्पल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो और मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो वो समझो। जैसे बच्चों मान लो यही रॉड हिंज है, मास m, लेंथ l। जरूरी नहीं कि बच्चों हमेशा ऊपर ही हिंज हो, इस बार चलो सेंटर पे हिंज कर देते हैं। ये सेंटर पे हिंज है m, l, ठीक है। अब बच्चों यहां मान लो एक इंपल्स अप्लाई किया है जे क्या है? इंपल्स। इंपल्स मतलब मान लो ऐसे किसी से हिट कर दी, ठीक है ना? तो बच्चों इंपल्स मान लो यहां जे अप्लाई कर दी,
तो अब फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर इम्पल्स। हाँ हाँ, ये टाइप 2 ही क्वेश्चन है बच्चों, ये हिंज है इधर। बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कई बार इम्पल्स वर्ड यूज़ कर लेते हैं उससे हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना रहे, बस उस पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। बताओ तुमने किया क्या? जे और आगे नहीं, ये इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो इसको हम ऐसे बोलेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। अब डेल्टा एल, तो डेल्टा एल लिखोगे तो फाइनल एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्टार्टिंग 0। अब एंगुलर इम्पल्स होगा नॉर्मल इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी कंसीडर करोगे? एल बाई 2, तो जे इंटू एल बाई 2, जे इंटू एल बाई 2 एंगुलर इम्पल्स। तो ये अब एल बाई 2 बच्चों यहाँ से कट गया, तो ओमेगा तुम्हारे पास आ जाएगा 6j बाई एम एल। चेक करो अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक की हो, बस खत्म। ठीक है, बोलो बच्चों कोई डाउट हो भी इसमें? ठीक, चलें बच्चों आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूँ। तो बच्चों टाइप 2 प्रॉब्लम्स में ओवर मानता हूँ, और अगर इसमें कुछ रहता है तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। ठीक है ना, टाइप 2 प्रॉब्लम्स बच्चों हम ओवर मानते हैं। अब बच्चों हम टाइप 3 प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स बच्चों एक तरीके से सबसे टफ पार्ट बोल सकते हो, डिपेंड, अगर इसमें कैलकुलेशन हैवी दे दी हो तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, वरना नॉर्मली टफ होता ही। अब इसमें होता क्या है बच्चों वो समझो। इसमें बच्चों जनरली ये रहेगा, जैसे मान लो बच्चों यही एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे मान लो ऐसे रॉड रखी, रॉड हो सकती है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइम रॉड रहती है। मैक्सिमम टाइम क्या रहती है? रॉड। अब तुमने कोई पार्टिकल इस पर फेंका, तो बच्चों ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, तुमने इस पर कोई पार्टिकल फेंका, वो इससे टकराया। अब टक्कर दो तरह की हो सकती है, या तो वो चिपक के रह जाए, या मान लो कुछ ई दे रखा हो, हाफ या 1 या कुछ भी। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर वो चिपक के रह गया, चिपक के रह गया, तो दोनों के लिए बच्चों क्या रहेगा, अगर पार्टिकल स्टिक कर रहा है, अगर पार्टिकल स्टिक कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे। किसके अबाउट लगाओगे? नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो चिपकने के बाद सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, तो उसी के अबाउट आपको लगाना है। और नहीं चिपक रहा है तो पुराने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसके अलावा बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा और वो रहेगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें अगर हम देखें तो बच्चों अब टाइप 4 प्रॉब्लम, टाइप 4 प्रॉब्लम, तो इसमें बच्चों वही सबसे पहले आप दो डायग्राम बनाओ। क्या करोगे? दो डायग्राम बनाओ। दो डायग्राम कौन से? एक टक्कर से पहले, एक टक्कर से बाद। दूसरा बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन यहां लगा सकते हो, क्योंकि बच्चों स्मूथ सरफेस पे वो रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। तीसरा बच्चों
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या वही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जैसे अभी हमने किया। इसमें बच्चों ध्यान ये रखना है आइदर, नहीं या ऐसे समझो, with respect to old center of mass if not stick, तो अगर चिपक नहीं रहा है तो ओल्ड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और विद रिस्पेक्ट टू न्यू सेंटर ऑफ मास इफ स्टिक। ठीक है, फोर्थ ये लगा दो, या एंगुलर इंपल्स इक्वल टू, वो एक ही चीज है। ठीक है ना, ई की इक्वेशन या ई इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो जनरली बच्चों ये रहेगा। अब डिपेंड ऑन सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती है, डेटा और उस तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक कंसेप्ट बच्चों ये, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा। अगर आप बहुत पेशेंस से कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो दो डायग्राम बनाओ, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जैसे अभी किया था, ओल्ड सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं तो वो बच्चों समझते हैं। देखो तो बच्चों समझना, बच्चों ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। ये क्या है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो उस पे ये मान लो रॉड रखी है, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। ठीक है बच्चों, यहां मान लो सेम मास का पार्टिकल v0 स्पीड से आ रहा है, और स्टिक कर जाता है। क्या कर रहा है? स्टिक कर रहा है। m मास का पार्टिकल v0 स्पीड से आ रहा है और स्टिक कर रहा है। बच्चों कैलकुलेशन आसान रहे उस वजह से मैंने मास से सेम लिए, तो पार्टिकल आया, स्टिक कर गया। ठीक है ना, तो फाइंड ओमेगा एंड VCM आफ्टर स्टिक। तो बच्चों करना क्या है? ओमेगा बताना है और VCM बताना है। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, वो समझते हैं। सिचुएशन समझ गए? ये जो गोल मैंने बनाया है वो क्या है? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो ये वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में, उस पे ये रखी है। तो बच्चों जैसे मैं इस चीज को फेंकता हूं तो ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी? सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों जब तक ये किसी से बाइज्ड नहीं है तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। अगर मैंने यहाँ हिंज कर दिया तो इसके अबाउट, यहाँ हिंज कर दूंगा तो इसके अबाउट, यहाँ हिंज कर दूंगा तो इसके अबाउट, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है तो किसके अबाउट घूमेगी? सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से समझो, जब पार्टिकल कोई इससे चिपक जाता है तो इसका सेंटर ऑफ मास बदल जाता है, तो अब वो अपने नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। तो टक्कर से पहले बच्चों ये डायग्राम है। अगर मैं टक्कर के बाद डायग्राम बनाता हूं तो टक्कर के बाद बच्चों डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। यहां मान लो बच्चों पार्टिकल स्टिक कर गया। बच्चों अब ये पहले सेंटर ऑफ मास था, नया सेंटर ऑफ मास बच्चों निकालोगे तो वो यहां आएगा। और बच्चों ये डिस्टेंस बताओ क्या होनी चाहिए? L/4। तो ये मान लो अब VCM से जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, VCM से ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमेगा। तो अब बच्चों एक बार आप ट्राई करो, दो चीजें लगानी, मोमेंटम कंजर्वेशन और ये। समझ गए ना बच्चों? थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं।
ये बिफोर है, ये आफ्टर, ठीक है ना। बिफोर डायग्राम ये रहा, आफ्टर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर आपने लगा लिया हो तो उसके थ्रू क्या आ रहा है बताओ। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाया हो, बोलो क्या चीज, ठीक है, सही है, सही है। अब ओमेगा और सोच लो, बच्चों हुआ क्या आ रहा है ओमेगा 2b/5l और VCM वो तो पहली लाइन से ही आ जाएगा, V0/2, सही है। चलो आओ देख लेते हैं अभी, ठीक है बच्चों, समझो। ठीक बच्चों देखो, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन तो mv0 प्लस 0, बाद में दोनों एक हो गए तो m प्लस m इंटू VCM, तो VCM यहाँ से कितना आ गया V0/2, एक आंसर। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब इस पे आते हैं, तो बच्चों अब एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट लगाना है, तो L इनिशियल L फाइनल। इनिशियल बच्चों उस पार्टिकल का mv0 L/4, रॉड का 0, क्योंकि शुरू में तो घूम नहीं रही। बाद में दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए तो बच्चों अब दो चीजें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों लिखते हैं, रॉड का लिखोगे तो m L²/12 प्लस m d², ये केवल रॉड का है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12, आपने L/4 शिफ्ट कर दिया तो ये रॉड का है। अब पार्टिकल का लिखोगे तो वो भी बच्चों यही होगा mL/4 का स्क्वायर, ये पार्टिकल का है इंटू ओमेगा। चेक करो बच्चों अगर मैंने आई में कहीं मिस्टेक की हो, ठीक है। अब देखो mv0 L/4, ठीक है, L/4 का स्क्वायर तो 16 16 8 और 24 अगर हम LCM मान लें तो इसमें 2, इसमें 3, तो 5 होना चाहिए, तो 5 mL²/24 ओमेगा। बच्चों चेक करते रहना अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 6v0/5l, 6v0/5l वो होना चाहिए ओमेगा। अगर मैंने कहीं मिस्टेक की हो कैलकुलेशन में तो देख लो, ठीक है ना। तो ओमेगा बच्चों ये आ गया, स्पीड बच्चों ये आ गई। एक बार पूरी स्टेप्स बच्चों आराम से देख लो, बहुत पेशेंस से इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है, क्योंकि कई जगह मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों जनरली ये पैटर्न एडवांस पैटर्न रहता है, मेंस में अगर पूछा जाए तो नो डाउट टफ पड़ता है, हाँ, पर उसका अगर कोई एक आध पार्ट पूछते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। जैसे कुछ तो थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है सिस्टम का,
फिर मान लो VCM पूछ लिया, वो तो एक लाइन में निकल आएगा। तो एक आध पार्ट तो आसानी से निकल आता है, लेकिन पूरा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता है। इसी में कई बार फिर एंगल रोटेट पूछ लेते हैं, जैसे ओमेगा निकल आया, 5 सेकंड में कितना एंगल रोटेट करेगा, तो ओमेगा टी। आधा चक्कर घूमने में कितना टाइम लगाएगा, तो पाई अपॉन दिस, वो सारी चीजें निकाल सकते, ठीक ना। अब ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया। इसी में बच्चों एक चीज और रहती है, वो डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना, चेक करो कोई दिक्कत हो। लेट से बच्चों ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो बी और ये ए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई डाउट, ठीक। ये सारा क्लियर है ना। सेकंड बच्चों फिर इसमें लिख लो, find speed of point A and B, find speed of point A and B just after collision, find speed of point A and B just after collision। तो A और B की आफ्टर कॉलिजन स्पीड बतानी है। थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों पहले केवल B की बता दो, B की कर लोगे तो A की अपने आप भी हो ही जाएगी, तो पहले केवल B की निकाल लो। फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट A एंड B जस्ट आफ्टर कॉलिजन। इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो जरूर पूछ लेना। कर लिया बच्चों, बोलो अगर हो गया हो। थोड़ी मिस्टेक अभी बताता हूँ, और तुम बोलो और कोई, ठीक है, बताता हूँ। ये तो क्लियर है ना, ठीक है। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। देखो ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या है, L/4, ये डिस्टेंस 3L/4। तो ये घूम कैसे रहा है, देखो ऐसे मान लो, यूं ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसकी स्पीड होगी इधर कितनी, ओमेगा इंटू दिस, इसकी ओमेगा इंटू दिस, कोई दिक्कत। लेकिन ये चल भी रहा है, ये चल भी रहा है, तो घूमने की वजह से इधर ओमेगा इंटू L/4, ओमेगा इंटू 3L/4, चलना इधर VCM, तो ओमेगा L/4 प्लस VCM, इधर ओमेगा L/3L/4 माइनस VCM, क्योंकि इसमें दोनों तरह के मोशन कंबाइंड है। तो अगर मैं A पॉइंट की लिखता हूं या सपोज B पॉइंट की लिखता हूं, तो VB ओमेगा इंटू L/4, ओमेगा बच्चों बाद में रख देंगे, वो कोई मतलब नहीं, प्लस VCM, VCM मतलब V0/2, और VA अगर लिखोगे VA, तो ओमेगा इंटू 3L/4 माइनस VCM। बोलो बच्चों इसे समझ पाए। अब जो आपके एग्जाम में, अभी तो नहीं, काफ़ी साल पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते थे, तो उसमें आप जैसे ये वाली स्पीड बच्चों समझ गए, फिर आपसे पूछ लिया रॉड 90 या मान लो 180 डिग्री घूम गई, 180 डिग्री घूम गई, तो ओमेगा तो वही है और VCM भी वही है, तो अब स्पीड पूछ लिया, तो बच्चों ये तो इधर है, VCM उधर है। मान लो रॉड ऐसे थी, अभी 90 डिग्री घूम गई, तो VCM तो इधर है, लेकिन ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 90 डिग्री हो गए। तो उस केस में इन दोनों के स्क्वायर अंडर आएंगे, तो कुछ और पूछा जाता है, वो भी निकाला जा सकता है। बच्चों समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। इसी में बच्चों आगे फिर लिख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों ये कौन सी सिचुएशन थी जब पार्टिकल स्टिक कर जाए, पार्टिकल स्टिक कर जाए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बदल जाएगी, तो नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो। हालांकि बच्चों और पॉइंट्स के अबाउट भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं,
और पॉइंट्स के अबाउट भी सॉल्व करके निकाला जा सकता है, बट उस केस में हमें स्यूडो टॉर्क वगैरह कंसीडर करने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो जो काम की चीज़ें केवल मैं वही बताऊँ, तो ऐसा नहीं कि बाकी पॉइंट्स के अबाउट सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, बट टाइम और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसमें नेक्स्ट लिख लो, सॉल्व अबव क्वेश्चन, सॉल्व अबव क्वेश्चन इफ E is half। पहले बच्चों मैंने बताया था कि चिपक के रह गए, अब चिपकने की जगह क्या हुआ, E हाफ है, E हाफ है। तो बच्चों बस मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर आप करना, ये क्लियर है ना? ठीक है, तो बच्चों बस मैं डायग्राम बना रहा हूं, वो देखो। टक्कर से पहले मास m, लेंथ l, ये रेस्ट पे, ये m, ये v0 से जा रहा है, यहां टकराने वाला है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है ही। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद बच्चों अब ये VCM से जाएगा, ओमेगा से घूमेगा, इस पॉइंट का पता नहीं, इसकी स्पीड हमने v1 मान ली, इस पॉइंट का पता नहीं तो हमने अपनी तरफ से मान ली स्पीड v1 है। तो ये टक्कर से पहले है, ये टक्कर के बाद। अब तुम क्या करोगे, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ओल्ड सेंटर ऑफ मास, ओल्ड सेंटर ऑफ मास, और फिर एक इक्वेशन, ये तीन चीजें करनी पड़ेगी। समझ गए ना बच्चों? तो उस तरह से अगर आप पहले और बाद में दो साफ साफ डायग्राम बना लोगे तो चीजें काफी हद तक दिखने लगेंगी और सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बिना डायग्राम बनाए अगर हम कर रहे हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, ओमेगा आप बोल रहे हो, चेक करता, आंसर तो मुझे पता नहीं। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं, समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वही मोमेंटम कंजर्वेशन, एक सेकेंड बच्चों, हेलो, हाँ जी कौन? हाँ 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 बिल्कुल,
2 दिन से कूलिंग बंद है रेफ्रिजरेटर में। हाँ, ये सत्यदेव नगर देखा है आपने, आकाशवाणी के पास? हाँ, वहाँ पे वेंडी स्कूल देखा है? उसके सामने एक सार्थक अपार्टमेंट पड़ता है गली में घुसते ही। हाँ, पहले पहले ही है। तो उसमें फ्लैट नंबर 211 है। करीब 4-5 साल। ठीक है। हाँ, वो मेरी बात हो गई। हाँ हाँ, पर ये कि उसमें कंप्रेसर की अभी वारंटी है, 10 साल की वारंटी है। हाँ, वो मैं दे दूंगा, कोई नहीं। ठीक है, कितना टाइम में आए कोई आप? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है कि अभी मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा, तो करीब आप आधे घंटे बाद आ सकते हैं क्या? ठीक, आधे घंटे में आ जाना। आ जाएंगे ना पक्का? ठीक ठीक। सॉरी बच्चों, इतना कर लिया तो बच्चों वापस देखते हैं, समझे? देखो, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वी नॉट ज़ीरो, एम वी वन, एम वी सी एम। तो वी नॉट इक्वल टू वी वन प्लस वी सी एम फर्स्ट। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियली बच्चों इसका लिखोगे एम वी नॉट एल बाई टू, इसका 0। बाद में लिखोगे एम वी वन एल बाई टू, इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। अब बच्चों एम और एल और बाई टू भी कट रहे हैं, तो वी नॉट इक्वल टू वी वन प्लस ओमेगा एल बाई 6 सेकेंड। बच्चों यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं? ठीक है। तो बच्चों कितने वेरिएबल हैं यहाँ? तो 2 से ही सॉल्व हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, 3 वेरिएबल हो रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन वही ई की लगाते हैं, तो हाफ इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा समझना, ठीक है। ये है V2, वो क्या होगा VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू, समझे ना? V2 अपने पास क्या होगा, चलने की वजह से VCM, घूमने की वजह से ओमेगा एल बाई टू। तो VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस V1, V2 माइनस V1, U1 और ये U2। तो जनरली बच्चों ई की इक्वेशन में दिक्कत ज़्यादा आती है, इतना समझ पाए? ठीक है। अब देखो V नॉट बाई टू, VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस V1, ये थर्ड, ठीक है। अब बच्चों सॉल्व वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप इक्वेशंस देख लो। इक्वेशंस में कहीं कोई डाउट लग रहा हो वो पूछ लो। अब बच्चों 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन नो डाउट 3 इक्वेशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं सॉल्व करने वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। आप लोग बस इतना चेक कर लो, इसमें किसी भी इक्वेशन में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो वो पूछ लो। तो अपने पास 3 वेरिएबल है, V1, VCM एंड ओमेगा, V1, VCM एंड ओमेगा। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों केवल आप इतना चेक कर लो कि हाँ किसी भी इक्वेशन में आपको डाउट लग रहा हो, कंफ्यूजन लग रहा हो, वो पूछ लो। सेकेंड वाली देखो, सेकेंड वाली इक्वेशन अपनी आई है L इनिशियल L फाइनल्स, तो ये रॉड रुकी हुई है तो इसका 0, एम वी नॉट और डिस्टेंस कितनी है L बाई टू, बाद में एम वी वन और डिस्टेंस L बाई टू, इसका लिखोगे तो घूमने की वजह से, चलने की वजह से तो 0 ही हो गया, घूमने की वजह से आई ओमेगा, तो आई ओमेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। आराम से देख लो, कोई और दिक्कत लग रही हो? समझ गए? ये ई की इक्वेशन से।
ठीक है ना। तो बच्चों सॉल्व वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। हाँ, किसी में कंसेप्चुअल दिक्कत लग रही हो तो पूछ लो। चले ना बच्चों आगे, कहीं कोई दिक्कत? हटा दूं बच्चों इसे, देख लो आराम से, कोई डाउट हो? ठीक है। अब एक बच्चों बस इसमें छोटा सा क्वेश्चन हम इम्पल्स वाला और कर लेते हैं, उसमें हालांकि ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, तो वो और समझ लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये एक रॉड रखी है, वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मास m, लेंथ l, इस पे बच्चों ऐसे j इम्पल्स अप्लाई कर दिए। तो बच्चों आपको क्या बताना है? फाइंड VCM एंड ओमेगा आफ्टर इम्पल्स। तो बच्चों इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से हो जाएगा, एक बार ट्राई करो। समझ गए ना बच्चों? जैसे रॉड ऐसे रखी है, यहाँ ऐसे हिट कर दिया तो जे इम्पल्स लगा दिया। अब आपको आफ्टर उसके इम्पल्स के VCM और ओमेगा बताना है। ऐसा ही कुछ आना चाहिए, देख लेते हैं अभी। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, अब समझो। ऐसे ही कुछ आ जाना चाहिए। देखो बच्चों ये सिचुएशन है बच्चों, आफ्टर इम्पल्स अगर मैं देखता हूं तो बच्चों देखो ये ऐसे VCM से जाएगी, ओमेगा से रोटेट करेगी। अब वही इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो J इक्वल टू M VCM माइनस 0। तो VCM अगर बच्चों पूछा जाए तो J बाई M, एक आंसर आ गया। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये आंसर। अब वही एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर इम्पल्स वो हो गया J इंटू L बाई 2 I ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा माइनस 0। तो बच्चों ओमेगा अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो 6J बाई ml। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, तो बच्चों जो हमने डिस्कस किया, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बहुत सारी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन डेटा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट बेसिक कंसेप्ट सब में यही रहे। अब वो चाहे रॉड हो, रिंग हो, किसी से भी टकरा रहा हो, किसी से भी स्टिक कर रहा हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कंसेप्ट यही रहेगा। अब जैसे मैंने अपनी डिस्कशन में रॉड को रेस्ट पर रखा, किसी में आपको रॉड को ऐसे घुमा देते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, पैटर्न यही रहेगा, सॉल्व ऐसे ही करें। ठीक है ना बच्चों, चलें आगे। ठीक है, अब बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोलिंग मोशन। क्या है? रोलिंग मोशन। तो इसी में एक टाइप 4 और अपना रहता है, टाइप 4, लेकिन वो रोलिंग मोशन से रिलेटेड रहता है, तो वो हम रोलिंग मोशन के बाद पढ़ेंगे। जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम वापस यूज करेंगे, लेकिन अब बाद में यूज करेंगे। ठीक है ना, तो वो समझते हैं।
रोलिंग मोशन को बच्चों अगर हम समझें तो जैसे बच्चों ये आपको स्पिनर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों जस्ट आप इस तरह से सोचें, जैसे बाइक वगैरह जो शोरूम पे आती हैं, बाइक वगैरह जो शोरूम पे आती हैं वो शोरूम तक कैसे आती हैं? ट्रक्स में आती हैं। तो जब वो ट्रक्स में आती हैं तब उनका पीछे वाला पहिया घूमता है क्या? नहीं। अब पीछे वाला पहिया बच्चों उसका नहीं घूम रहा है। जब ट्रक में जा रही है तो बाइक का पहिया घूमेगा थोड़ी। जैसे ये मान लो ट्रक है, इसमें ये बाइक रखी है, ट्रक अगर 20 की रफ्तार से जा रहा है तो बताओ ये पहिया घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो बच्चों बताओ इसके इस पॉइंट की रफ्तार क्या होगी? 20, इसकी 20, इसकी 20, हर पॉइंट की रफ्तार 20 आगे। तो बच्चों इसमें पहिया केवल और केवल ऐसे सीधा आगे जाएगा, केवल और केवल ऐसे सीधा आगे जाएगा, वो घूमेगा नहीं, वो घूमेगा नहीं। तो इस चीज को बच्चों हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में बच्चों क्या होता है? हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो। अब फिर समझो बच्चों, जैसे हम सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, वो मेन स्टैंड पे बाइक को खड़ा करके कई बार रेस देके चेक करता है। मेन स्टैंड पे बाइक को खड़ा कर देता है और फिर उसे रेस वगैरह देके चेक करता है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो पीछे वाला पहिया केवल घूमता है लेकिन वो आगे नहीं जाता। तो मान लो जैसे गाड़ी ऐसे खड़ी है और ये केवल ऐसे घूम रहा है, तो बच्चों बताओ इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, लेकिन ये घूम रहा है, घूम रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट बताओ एक चक्कर जिस टाइम में लगाएगा उसी में ये, उसी में ये, उसी में ये, तो सब सेम टाइम में चक्कर लगा रहा है, तो सबका ओमेगा क्या है? सेम। तो प्योर रोटेशन में बच्चों क्या होता है? वो ऐसे घूम रहा है तो हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है, तो उसकी वजह से हर एक पॉइंट की स्पीड अपनी कहाँ हो जाती है? टेंजेंशियल। क्लियर है बच्चों? अब नॉर्मल वे में बच्चों अगर बाइक देखोगे, नॉर्मल वे में तो बाइक का पहिया आगे चलता भी और ऐसे घूमता भी है, तो वो घूमते हुए आगे चलता है। तो इन दोनों के कंबाइंड मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। तो बच्चों अब अगर हम कंक्लूड करें तो समझते हैं रोलिंग मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन अगर हम देखें, प्योर ट्रांसलेशन कौन सा? जब वो ट्रक में लदी है तो इसकी अगर VCM स्पीड है तो इसकी भी इधर क्या होगी? VCM, इसकी इधर VCM, इसकी इधर VCM, इसकी भी इधर VCM, हर पॉइंट की स्पीड सेम हो। तो प्योर ट्रांसलेशन में बच्चों क्या होता है? हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम। अब प्योर रोटेशन, टेंजेंशियल सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ। हाँ, एक्चुअल में इन पॉइंट्स की तो हो जाएगी, अंदर कहीं पॉइंट्स लोगे तो नहीं हो पाएगी। तो मान लो ये ओमेगा आर से घूम रहा, तो बच्चों इसकी स्पीड होगी इधर ओमेगा आर, इसकी इधर ओमेगा आर, इसकी इधर ओमेगा आर, इसकी इधर ओमेगा आर, इस पॉइंट की इधर ओमेगा आर। मान लो यहां कोई पॉइंट लोगे तो ओमेगा R1 या R1 R डैश जो भी मान, ठीक है। अब नॉर्मल वे में अगर देखोगे, जैसे कि हम रोलिंग मोशन देखते हैं, तो वो इन दोनों का सुपरपोजिशन हो जाता है, इन दोनों का सुपरपोजिशन। तो बच्चों एक एक करके अगर हम देखें तो चलने की वजह से VCM, 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 VCM। अब घूमने की वजह से ओमेगा आर, घूमने की वजह से ओमेगा आर, घूमने की वजह से इधर ओमेगा आर, घूमने की वजह से इधर ओमेगा आर, और इधर बच्चों ओमेगा आर, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशन में बच्चों क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ईच विल बी सेम। तो प्योर ट्रांसलेशन में बच्चों क्या होगा? हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम। प्योर रोटेशन में क्या होगा?
ओमेगा ऑफ ईच सेम। और रोलिंग मोशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड मोशन। ठीक है, तो बच्चों फास्टली से शॉर्ट में लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, फिर देखते हैं। समझ गए ना बच्चों? जस्ट एक सेकेंड इसे करें। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब बच्चों समझो, ये हमने रोलिंग मोशन देखा। इसी में बच्चों जैसे अगर हम ध्यान से देखना, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को, बॉटम मोस्ट पॉइंट को, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर बच्चों हम फोकस करें तो बच्चों वो पॉइंट चलने की वजह से उसकी रफ्तार क्या है, आगे VC है, और घूमने की वजह से ओमेगा आर पीछे। तो बच्चों अब ध्यान से समझना, जैसे अगर हम एक सिचुएशन देखें, जैसे बच्चों यही मान लो बाइक का पहिया है, ये बाइक का पहिया, तो बच्चों मान लो सड़क पे ऑयल फैला हुआ है, ठीक है ना, ऑयल फैला हुआ है, आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने में आपने देखा होगा बाइक ऐसे घिसट जाती है, स्लिप कर जाती है। तो अब बच्चों समझना, देखो होता ये है, ये ऐसे घूम रही है और ऐसे चल रही, तुमने ब्रेक लगाए, तो बच्चों कभी आप ब्रेक अगर साइकिल के देख लो, उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है। साइकिल के ब्रेक में देखोगे तो ऐसे ब्रेक शूज की रिम को पकड़ लेते हैं, तो रिम को ऐसे पकड़ लेते हैं तो उसका घूमना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसी बच्चों जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इसका ओमेगा क्या हो जाता है, कम, ओमेगा कम, ओमेगा कम हो जाता है। लेकिन जो चलना होता है उसको कम करता है फ्रिक्शन, लेकिन ऑयल की वजह से फ्रिक्शन ऑलरेडी कम है, तो होता ये तो कम हो जाता है, ये नहीं हो पाता, ये तो कम हो जाता है पर ये कम नहीं हो पाता। तो ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। जब तुमने मान लो ऑयल फैला हुआ है, ब्रेक लगा दी, तो वैसे रपटती हुई जाएगी, तो इसमें ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है, तो ये ज्यादा ये कम। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 20, इसकी 8, तो बच्चों बताओ नेट नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो 12 से आगे जाएगा, इससे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये क्लियर है? एक और एग्जांपल लो बच्चों, कीचड़ में मान लो गाड़ी फंस गई या रेत में फंस गई, तुम रेस देते हो, तो पहिया घूमता तो बहुत है लेकिन आगे नहीं जा पाता, तो उसमें क्या है, ये तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा, तो ये ज्यादा होता है ये कम होता है। लेट्स से ये 20
और ये मान लो 10, तो अब नेट वेलोसिटी इधर आ गई, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। अब नॉर्मल वे में बच्चों अगर देखोगे, नॉर्मल वे में तो बच्चों ये प्रॉपर जितना घूमता है उतना ही आगे चलता है, प्रॉपर जितना घूमता है उतना ही आगे चलता है, तो इसे हम बोलते हैं प्योर रोलिंग या परफेक्ट रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, कई नाम से बोल सकते हैं। अगर प्रॉपर जितना घूम रहा है उतना ही आगे जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग या परफेक्ट रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ये सारे नाम एक ही। तो इसमें बच्चों फंडा क्या होता है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, या ये पॉइंट रिलेटिवली रेस्ट पे होना चाहिए, ये पॉइंट रिलेटिवली रेस्ट पे होना चाहिए। इतना बच्चों समझे? यहां तक कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों फिर आगे डिस्कस करते हैं, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है ना बच्चों? ओके, तो इसे बच्चों मैं हटा देता हूं फिर, ठीक है ना बच्चों? ठीक, तो बच्चों अब लिख लो प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या परफेक्ट रोलिंग, प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या परफेक्ट रोलिंग। तो बच्चों उसके लिए तुम क्या करो, 2 पॉइंट्स लो, एक पॉइंट मान लो तुमने यहां पे लिया ए पॉइंट तुमने लिया सरफेस पे A'। बच्चों 2 पॉइंट्स लोगे, एक ऑब्जेक्ट पे एक सरफेस पे, दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। तो बच्चों मान लो ये ऐसे VCM से जा रहा है, ओमेगा से ऐसे घूम रहा, ओमेगा से ऐसे घूम रहा, क्लियर? तो इसकी चलने की वजह से इधर वेलोसिटी क्या हो गई, VCM, घूमने की वजह से ओमेगा। तो फंडा बच्चों क्या है, VA शुड बी इक्वल टू VA'। अब VA क्या है, VCM माइनस ओमेगा, ये 0, तो VCM यहां से कितना आ गया बच्चों, ओमेगा R, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो V का बच्चों ACM और ये R अल्फा, समझ गए बच्चों? तो इतना एक बार कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो बच्चों। तो प्योर रोलिंग या परफेक्ट रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग में कांटेक्ट पॉइंट और कांटेक्ट सरफेस की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, कांटेक्ट पॉइंट एंड कांटेक्ट सरफेस की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी फिसलन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि प्योर रोलिंग या परफेक्ट रोलिंग है। अब बच्चों यहां बताओ, अगर मैं पूछता हूं पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी इस केस में क्या है, पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी अभी क्या है, 0। तो बच्चों पॉइंट ए की अगर नेट वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट आगे कैसे जा पाता है? एक एक करके आप बोलो। और थोड़ा सा कोई बेटर बता पाए? ठीक है, और अगर कोई बताना चाहे बोलो। ठीक है, और अगर कोई बताना चाहे तो बच्चों जो आपने बताया ठीक है, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा और प्रिसाइजली समझें तो वो समझते हैं बच्चों, ये चीज़ समझ गए ना, पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है, 0। कई बार दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि अगर ए की वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट चलेगा कैसे। तो बच्चों उसको ऐसे समझना, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आप मान लो और मैं इस पे चला रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, अभी इसका ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है, अब ये उड़ गया, जब तक ये कांटेक्ट में रहा है तब तक इसकी स्पीड 0 है, अब ये कांटेक्ट में आ गया तो ये उड़ गया, अब जो कांटेक्ट में वो रेस्ट पे है, अब ये कांटेक्ट में आ गया, ये उड़ गया, ये रेस्ट पे है,
तो और बेटर बच्चों अगर हम समझें तो देखना बच्चों, इसमें एक था आ गया, नहीं उसके अलावा एक और था, उसमें मैंने ABCD मार्क्स कर रखे थे, शायद वो कहीं गिर चला गया होगा, छोड़ो। उसमें बच्चों ये था, जैसे मान लो मैंने इधर ABCD 4-5 पॉइंट एक साथ मार्क्स कर लिए, तो लेट से अभी A कांटेक्ट में, थोड़े टाइम में A ऊपर उठ गया, B आ गया, B ऊपर उठ गया, C आ गया, C ऊपर उठ गया, D आ गया, तो होगा क्या, कांटेक्ट पॉइंट इंस्टेंटली बदलता चला जाएगा। जैसे बच्चों मान लो हम चल रहे हैं, एक पैर इस पे हमेशा रेस्ट पे, अब ये पैर आ गया, ये भी रेस्ट पे उठ गया, ये रेस्ट पे, फिर ये आ गया, फिर ये उठ गया, ये आ गया। तो जब हमारा पैर जो कांटेक्ट में है वो हमेशा रेस्ट पे रहा है, जो पैर कांटेक्ट में है वो हमेशा क्या रहा है, रेस्ट पे, फिर भी हम आगे चल पा रहे हैं क्योंकि पैर बदलते चले जाते हैं, पैर बदलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है, कांटेक्ट पॉइंट कंटिन्यूसली बदलता चला जाता है, कांटेक्ट पॉइंट कंटिन्यूसली बदलता चला जाता है, उस वजह से ऑब्जेक्ट आगे मूव कर पाता है। जैसे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो उस वजह से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ पाता है। ये चीज बच्चों क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों समझना, ध्यान से देखो, VCM और ओमेगा आर बराबर आ गए, तो फिर बताओ ये दोनों क्या हो गए, बराबर, ठीक है ना। तो बाद में हम और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन अभी समझना, लेट से बच्चों VCM 10 है, तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू वाइज 10, वैल्यू वाइज 10, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। तो बच्चों ये 10 आगे, ये 10 पीछे, इसकी नेट 0, ठीक है ना। अब बच्चों फिर देखो, मान लो ये सिचुएशन है, ये 10 और ये 10, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 20, यानी कि 2 VCM। ये 10 और ये 10 कितने एंगल पे, 90, तो नेट 10√2 45 डिग्री पे, या V√2 45 पे, ये 10 ये 10 90 पे, तो नेट कहाँ आएगी, इधर 10√2 या V√2 45 पे। इस पॉइंट की स्पीड बच्चों क्या होगी, VCM, यानी कि 10, इसकी 0, तो बच्चों ये 0, ये 10, ये 20, ये 10√2 10√2, फिर देखो 0 V 2V, 0 V 2V, ये V√2 ये V√2, इधर 45 इधर 45, तो वो बाद में भी देख लेंगे, बट समझ पाए ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब फर्दर बच्चों इसी को हम लिख लेते हैं, पहले ये हमने कर लिया। हाँ, स्पीड ऑफ डिफरेंट पॉइंट, मान लो बच्चों वो V से जा रहा है, तो अभी अभी हमने सीखा इसकी स्पीड 2V, इसकी स्पीड बच्चों V√2 45 डिग्री पे, इसकी स्पीड बच्चों 0, इसकी तो V है ये, इसकी निकालोगे इधर V√2 45 डिग्री पे, समझ गए बच्चों। अब ऐसे बच्चों अगर मैं किसी जनरल पॉइंट की स्पीड लिखता हूं, मान लो बच्चों मैं इधर कोई पॉइंट पकड़ रहा हूं, मान लो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो चलने की वजह से इधर V, घूमने की वजह से इधर ओमेगा आर, मान लो ये पॉइंट E है, तो अब देखो बच्चों थीटा, तो ये थीटा, तो ये एंगल कितना माना जाएगा, तो अगर मैं VE लिखता हूं तो बच्चों कैसे लिख सकता हूं, V² + V² + 2VV cos 90 माइनस थीटा, तो वो निकल आएगा। जिस हिसाब से एंगल वेंगल दिया हो वो निकाल सकते हो, वो तो बस अप्रोच सिखाने के लिए बता दिया। तो बच्चों कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, उनकी तो हमने निकाल ली, कोई भी जनरल पॉइंट होगा तो बच्चों ये निकल आएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो इतना बच्चों कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो।
इसी में एक चीज और साथ ही डिस्कस कर देता हूँ. यहाँ मान लो बच्चों v फिक्स है, तो ओमेगा बच्चों v बाई आर क्या हो जाएगा, फिक्स. ओमेगा फिक्स है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0. ए टेंजेंशियल आर अल्फा 0. ठीक है ना. अब कुछ और चीजें अभी डिस्कस करता हूँ, बट पहले इतना कर लो. ठीक है बच्चों, एक काम करता हूँ, इस ई पॉइंट को हटा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ कर रहा है. हटा दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं. ई पॉइंट को बच्चों हटा दिया है, उससे थोड़ा डायग्राम वैसा दिख रहा है. बाकी आप लोग समझ गए हो, निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ई पॉइंट बच्चों मैं हटा देता हूँ, वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद कर लो. कुछ और चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ तो सोच रहा हूँ इसी में बता देता हूँ. बच्चों कर लिया. अब बच्चों समझो, ध्यान से देखना, ये फिक्स स्पीड से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड फिक्स है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0. तो ACM अगर मैं लिखता हूं, ACM वो अपने पास क्या होगा, 0. अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखोगे, जैसे मान लो कोई सेंटर ऑफ मास पे चींटी बैठी हुई, वो अगर सिचुएशन को एनालाइज करेगी तो उसे केवल घूमता हुआ दिखाई देगा, फिक्स ओमेगा से घूमता हुआ दिखाई देगा, तो अल्फा 0, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0. लेकिन बच्चों फिक्स स्पीड से घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा. तो अब बच्चों इन पॉइंट्स का अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं, तो इनका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा ऐसे, v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर की तरफ ऐसे एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसके हिसाब से v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर सकते हो. अब बच्चों आपसे ये पूछा कि पॉइंट डी पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल बताओ. पॉइंट डी पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल, पॉइंट डी पे दिल्ली, देखो वो साफ साफ दिख रहा है, वेलोसिटी उधर v√2 आई है, एक्सेलरेशन इधर है 45. बच्चों बताओ पॉइंट सी पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90. पॉइंट बी पे 135. पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है तो फिर एंगल का मतलब नहीं बनता है, वो छोड़ दो. समझ गए बच्चों. ठीक है, इसी में बच्चों किसी और पॉइंट पे अगर एंगल पूछते हैं तो वो निकाल सकते हैं. ठीक है, अब कई बार ये पूछते हैं कि भाई इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, ए पॉइंट का क्या होगा, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन AC, और AC क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर. समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत. ठीक. अब बच्चों थोड़ा सा सोचना, अच्छा क्वेश्चन है.
समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इसी में बच्चों एक एग्जाम्पल फिर लिख लो। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप लिखो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट पॉइंट C and D. Find radius of curvature of path at point C and D. तो पॉइंट C और D पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी वो तुम्हें निकालना। हाँ, इसी डायग्राम। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं बस पहुंचने वाला हूँ, आप निकल जाओ, कोई नहीं। ठीक, हाँ आप वही वलपुर से बोल रहे ना? हाँ आप निकल जाओ, मैं वहीं मिल जाऊँगा। ठीक, अच्छा तो आप घर पे चले जाओ, फ्लैट नंबर 211 है। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो इतना कर लिया बच्चों? तो बच्चों बताओ सी पॉइंट पे क्या आ रहा है? बच्चों बताओ सी पॉइंट पे क्या है? देखो याद करो फॉर्मूला क्या होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर का? वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। वी उसमें क्या था उस पॉइंट की स्पीड, उस पॉइंट की स्पीड। तो बच्चों बताओ उस पॉइंट की या सी पॉइंट की स्पीड क्या है? 2v। और उसके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन अपने पास क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। तो अब सोचो क्या आ जाना चाहिए? हाँ 28 29 तो यही है। ओके चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। देखो सी पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा तो स्पीड का स्क्वायर
और परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। तो फाइनल आंसर 4r। अब यहां बच्चों जब लिखोगे तो स्पीड का स्क्वायर तो v√2 का स्क्वायर। अब कॉस या साइन, वो हालांकि 45 का फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे साइन आना चाहिए। जैसे बच्चों वेलोसिटी इधर है, ये इधर है, तो इधर कॉस इधर साइन, तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो v स्क्वायर बाई आर साइन लिख लो, मान लो साइन 45। तो बच्चों अब देखोगे तो 2√2r आ जाएगा। एक बार बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है, समझ पाए बच्चों? तो बच्चों फिलहाल के लिए फिर हम इसमें इतना ही रखते हैं। बच्चों ये आपके क्वेश्चंस कुछ तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है और कुछ जो अभी हमने रोलिंग पढ़ा है उससे रिलेटेड है।